कुछ लोगों को सुर्खियों में बने रहने की आदत होती है। अब चाहे वो सुर्खियां नेशनल हेडलाइंस हो, कोई टैबलॉइड्स हो, या फिर आपके घर का व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना हो। इन लोगों को पता होता है कि कब कहां पर क्या बोलना है, जिसकी वजह से इनका नाम हमेशा आपके कानों में सुनाई देता रहे। एंड दे जस्ट नो ऑल द राइट और रॉन्ग थिंग्स टू से। इनफैक्ट इन लोगों को पता होता है कि बदनाम भी हुए तो भी नाम ही होता है। खैर, हर कोई इतना एक्सट्रीम पे चला जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन राहु जिनका तीसरे घर में और केतु जिनका 9वें घर में होता है, ऐसे लोग 100% ये तो जानते हैं कि हम क्या कहेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें सारे के सारे लोग एक्टिवेट होंगे एंड एवरीबडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। यही इन लोगों की खास बात होती है और चलिए यही बात आज हम जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। राहु जब भी हमारी कुंडली के तीसरे घर में चला जाता है तो वो हमारा बाहुबल काफी हद तक बढ़ा देता है। Now, Rahu is a planet that likes to expand things and explode them. इसीलिए हम लोगों के अंदर बाहुबल बढ़ता है, लेकिन बाहुबल बढ़ने के साथ साथ हमारी जुर्रत भी बढ़ जाती है। सो हम लोग बड़े डेयर डेविल और रिस्क टेकर हो जाते हैं जैसे ही राहु तीसरे घर में जाता है। ऐसा भी देखने में आता है कि इन लोगों को नए नए एडवेंचरस इंटरेस्टिंग काम करना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे तब जब उन चीजों की मनाही हो। यानी जब जहां जिस चीज की मनाही होगी वो काम राहु इन द थर्ड हाउस वाला व्यक्ति डेफिनेटली करना चाहता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता, चाहे छोटे स्तर पर करे चाहे बड़े स्तर पर। यानी चाहे उसको रात को चुपके से फ्रिज से चुरा कर आइसक्रीम खानी हो, चाहे उसे पापा के कहने से इंजीनियरिंग ना करके अपनी मर्जी से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी हो, राहु इन द थर्ड हाउस वाले का मन यही कहता है कि अगर तुमने मना किया है तो मैं डेफिनेटली उस काम को जरूर करूंगा या करूंगी। इन लोगों के अंदर एक और खास बात होती है दैट दे आर मैसिव रिस्क टेकर्स। ये अपनी जिंदगी में हमेशा रिस्क ही लेते रहते हैं। ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, घबराएंगे नहीं। हमेशा दे विल बी लाइक व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या बड़ा हो सकता है, और क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर राहु के साथ यहाँ मंगल आ जाए या फिर मंगल आपके पहले घर में बैठे हुए हों, इन दैट केस तो ये जुर्रत और बढ़ जाती है। ये लोग कहते हैं कि वाओ, आई नीड टू मेक थिंग्स वर्क। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर पाना है। इसीलिए ये लोग अक्सर वो काम भी कर लेते हैं जो परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनेंगे जिनका राहु तीसरे घर में है, जो कि परिस्थितियों से लड़कर हमेशा आगे बढ़े और जो अपनी परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है और बहुत नेगेटिव भी हो सकती है, बहुत इंटेंस भी हो सकती है और बड़ी कॉमन सी रोजमर्रा की चीज भी हो सकती है। ये लोगों के जो हाथ होते हैं यूजुअली दे आर एक्चुअली वेरी नाइस। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ना लड़कों के हाथ पे बड़ी वेन्स अच्छी लगती है, नाइस फोर आर्म्स एंड नाइस वेनी हैंड्स। एंड आई हैव सीन, आई वाज अ पार्ट ऑफ a smallish group, and then the girls were saying what kind of men do you like or what kind of features do you like in men. You know what they said the most? Hands, like good nice forearms with veiny hands. So I think अगर आपका राहु तीसरे घर में है and if you're a man, you can definitely become the top priority amongst these women, क्योंकि उनको इस तरह के हाथ अच्छे लगते हैं। They think it is interesting and nice and manly and whatever else. ये चीज आप में हमें देखने को जरूर मिलेगी। राहु जब तीसरे घर में जाता है तो उसी के कंपैरिजन में या उसी के साथ साथ केतु आपकी कुंडली के 9वें घर में भी चला जाता है। अब यहां से चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये कि केतु 9वें घर में जब जाता है तो अपने फादर को लेकर, गुरुओं को लेकर या सरकार को लेकर, जनरली जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनको लेकर मन में कोई ना कोई कश्मकश, कोई ना कोई रिसेंटमेंट जरूर रहता है। ये लोग अक्सर यही महसूस करते हैं कि जो धर्म के या समाज के या परिवार के जो ठेकेदार थे, जिन लोगों को उसका भला करना चाहिए था, जिन लोगों को सबको रास्ता दिखाना चाहिए था, वो ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं। तो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन इन लोगों से उन्हें महसूस होता रहता है और इसी डिससेटिस्फैक्शन के चलते वो लोग आगे जीवन में थोड़ा विद्रोही नजरिया भी अपना लेते हैं। So that becomes very very common. अपने फादर को लेकर या अपने गुरु को लेकर इस तरह का चीज होना भी बहुत कॉमन होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि पिता या गुरु इनको लेकर बड़े एपैथेटिक होते हैं, यानी कि चलो
सीख रहे हैं ठीक है, बट दे डोंट रियली केयर टू मच अबाउट यू। तो वो जो आई डोंट केयर टू मच अबाउट यू वाला आइडिया होता है, वो उस बात से बड़ा नाराज रहते हैं कि भैया ऐसे क्यों किया, आई डिमांडेड मोर अटेंशन, यू शुड हैव गिवन मी मोर अटेंशन, यू शुड हैव गिवन मी मोर वैलिडेशन। और मैंने एनेक्डोटली ये देखा है, ऐसा नहीं कि ये सबके साथ होता है, बट हाँ बहुत सारे केसेस जो मैं देखती हूँ उनमें ये जरूर है कि फादर का वैलिडेशन, अपने पीयर ग्रुप का वैलिडेशन इनके लिए बहुत जरूरी होता है। और जब कभी इन्हें लगता है कि इन्हें फादर का वैलिडेशन नहीं मिल रहा, तो फिर ये जबरदस्ती अपने पीयर ग्रुप का वैलिडेशन लेते हैं और कहते हैं कि डैड, यू डिड नॉट प्रोवाइड मी व्हाट आई वांटेड, यू डिड नॉट थिंक आई वाज स्पेशल, सो सी नाउ आई एम गोइंग टू डू थिंग्स। अगर आप लोगों ने माय हीरो एकेडमिया देखा है तो वहां पे टोडोरोकी का जो बड़ा भाई था, क्या नाम था उसका, टोया, उसका जो कैरेक्टर है वो राहु इन द थर्ड और केतु इन द नाइन्थ हाउस को एब्सोल्युटली परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि पिता से वैलिडेशन बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन पिता का ध्यान कहीं और है, पिता को लगता है कि कोई और स्पेशल है, तब राहु को ये अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो क्या चाहता है कि लुक आई विल गेन योर अटेंशन बाय दिस मीन्स और बाय दैट मीन्स। तो ऐसा इज सो कॉमन इन दीज पीपल। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एग्जैक्ट चीज सबके साथ है, बट यस 8 आउट ऑफ 10 पीपल जो मैंने देखे हैं उन सब ने कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है that I have to prove myself and I have to tell you that I am special, I am worth special attention and you were at fault कि आपने मुझे नहीं देखा, आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने मुझे कुछ समझा नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था। सो वेरी कॉमन दैट ये लोग जो होते हैं ये धर्म को जो सही नजरिया है उससे देख सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट देम। धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको ये ज्यादा अच्छे से समझते हैं, धर्म क्या कहना चाहता है, उसका क्या असली मतलब है, वो सब समझते हैं। लेकिन इन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड चीजों से बड़ा चिढ़ होती है। तो ये लोग भगवान में मानते हैं, हाँ जी बिल्कुल मानते हैं, लेकिन रिचुअलिज्म, ऑर्गेनाइज रिलीजन, ऑर्गेनाइज चीजें, उनसे उनको बड़ी कोफ्त चढ़ती है। बहुत बड़े स्तर पर अगर ये हो जाए तो ये ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, दे डोंट लाइक टू एंगेज इन दैट। मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार ये लोग धर्म ग्रंथों को इसीलिए पढ़ते हैं और इतना गहराई से समझते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आप जो सोच रहे हो ना वो ठीक नहीं है, चीजें दरअसल उससे उलट हैं, जैसा आप जान रहे हो चीजें वैसी नहीं है, चीजें उससे बहुत अलग हैं। तो ऐसा भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। दे नो अ लॉट मोर अबाउट योर रिलीजन, अबाउट योर फेथ, अबाउट योर वट एवर ऑर्गेनाइज थिंग। और फिर जब आप उनसे कहोगे कि अरे आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, तो वो आपको ऐसी ऐसी सुनाएंगे कि आप भी चक्कर खा जाओगे कि अरे ये क्या हो गया। तो अगेन आई हैव सीन दिस सो कॉमनली एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पीपल इज कि धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान इनको हमसे ज्यादा होगा। जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, जो क्रक्स है, ये ज्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए इनके साथ बहस ना करी जाए तो अच्छा है। तो मैंने एक लाइन सुनी थी कि गुरुजी से बहस जिंदगी तहस नहस। तो बस ये राहु थर्ड और केतु नाइन्थ वाले गुरुजी हैं, इनसे भी दूर रहो, वरना ये आपको तहस नहस कर देंगे, आपका पूरा फेथ, आपका सब कुछ कूड़े में चला जाएगा इंस्टेंटली एंड यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। तो इन लोगों को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। यूजुअली मैंने देखा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये नैतिक और सैद्धांतिक रूप से रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। हालांकि ये अपने आप को किसी के साथ ज्यादा एसोसिएट करना पसंद नहीं करते हैं, खास तौर पे जब ऑर्गेनाइज चीज हो और खास तौर पे जब स्तर बहुत बड़ा हो जाए, ग्रैंड स्केल पे चीजें हो जाए, तब ये कभी अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। हालांकि छोटे ग्रुप्स में शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग जरूर एंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वहां पर ये बहुत अच्छा भी करते हैं। यानी जिन जिन छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होंगे, पीपल विल ऑलवेज से दैट यस दे आर स्पेशल, इनमें कुछ खास है, इनमें कुछ अलग है जो दूसरों में नहीं है, दे हैव समथिंग गोइंग ऑन जो दूसरे कभी नहीं पा सकते। तो वो स्पेशल होना इनको पता होता है, दे आर स्पेशल, दे आर यूनिक। तो उनके जो टैलेंट्स होते हैं उसके बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी होती है। तो जब आप इन्हें प्रेज करोगे, दे आर लाइक या आई मीन आई नो, क्या मुझे आपके प्रेज की वजह से पागल हो जाना चाहिए? नॉट रियली। तो इस तरह का स्वभाव इन लोगों का बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली हमने देखने को मिलता है। अनदर थिंग आई हैव नोटिस्ड विद दीज पीपल इज कि ये लोग जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में ज्यादा फ्लरिश करते हैं। इन लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसी ग्रुप में एंटर करेंगे, उनके बारे में सब कुछ सीखेंगे, गहराई से उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उस ग्रुप की सारी चीजें सीखेंगे एंड देन दे विल गेट आउट ऑफ इट। तो बहुत लंबे समय तक ये किसी भी ग्रुप में नहीं टिकते एंड दे लाइक वैरायटी।
द रीजन इज कि जब ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं तो छोटे छोटे उनके गोल्स होते हैं, उनको तो वो यूं क्रॉस कर लेते हैं जैसे कैंडी क्रश खेल रहे हो। तो जैसे उन्होंने लेवल क्रॉस कर दिया, नाउ दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, फिर ये किसी दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, फिर किसी दूसरी चीज की तरफ, फिर किसी दूसरी चीज की तरफ। तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी आई डोंट नो ऐसा होता है नहीं, बट आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ डिस्कवरी चैनल, नैट जियो व्हेन आई वाज यंगर, टीएलसी आल्सो व्हेन आई वाज यंगर। एंड उसमें हम क्या देखते थे कि एक व्यक्ति है जो अलग अलग जगह घूमने जा रहा है, अलग अलग जगह कल्चर्स में अपने आप को इमर्स कर रहा है। एंथनी बोर्डन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन हिम ऑन टेलीविजन, आई यूज्ड टू वॉच हिम अ लॉट। तो उनके शोज हम देखते थे कि अलग अलग जगह जाके इमर्सिंग देमसेल्व्स इन द कल्चर एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम एंड देन कमिंग आउट। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं छोटे से ग्रुप में, वहां से सब कुछ सीख रहे हैं एंड वहां से कोई टेक अवे लेके निकल जाते हैं, वहां वो परमानेंटली सेटल नहीं होना चाहते। I used to watch Jamie, that guy, Jamie Oliver, I think, yes. So he had a beautiful series for India, this British chef. I used to watch that a lot. ये लोग कभी भी स्वाभाविक रूप से धोखेबाज तो नहीं होते, पर झूठ बोलने की टेंडेंसी इनके अंदर अच्छी खासी होती है। तो अगर कहीं पे झूठ बोल के इनका काम निकल रहा हो तो वो बोल देंगे, मतलब दे विल नॉट हेजिटेट टू मच, क्योंकि दे नो हाउ टू मेक थिंग्स वर्क। इनको संसार का सिस्टम समझ में आता है, इनको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या कह के मुझे प्रिविलेज मिलेगी। सो दे नो हाउ टू डू इट वेरी वेल। और यही वजह होती है कि जहां पर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस की बात आती है, वहां पे राहु इन द थर्ड हाउस वाले लोगों को पता है, दे डू वेरी वेल देयर। एक फोटो से कैसे पूरी दुनिया को अपने बारे में बातें करवानी है, एक मैसेज लिख के कैसे पूरी दुनिया में सही संदेश भेज देना है, इन लोगों को बड़ी जानकारी होती है इन चीजों को लेके। So that way they are really really good, right? और आप फिर इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि the right way of communication is not speaking too much. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट सच इससे थोड़ा सा दूर होता है। अच्छा कम्युनिकेटर वो व्यक्ति होता है जिसको पता है कि कब कहाँ पे कितना बोलना है, and that is why somebody may not speak a lot but they can actually be very good communicators. और इन लोगों को कम्युनिकेशन केवल बोल के नहीं होता, सो दे नो कि किसी के साथ फोटो कैसे खिंचानी है या किसी के बगल में कैसे खड़ा होना है ताकि सामने वाले को एक पर्टिकुलर टाइप का मैसेज जाए, या फिर वीडियो बनाना है तो कहाँ बैठ के बनाना है, कौन से रंग के कपड़े पहनकर बनाना है। सो दे नो ऑल दैट, राइट? तो अगर उन्हें दिखाना होगा दैट दे आर वेरी हैप्पी एंड पैशनेट एंड क्रिएटिव, दे विल वेयर रेड। इफ दे नो कि किसी को दिखाना है दैट आई एम वेरी हाई एंड एंड हाई क्लास, दे मे गो फॉर ब्लैक एंड गोल्ड। तो इस तरह की चीजों की जानकारी इन्हें बहुत अच्छी होती है एंड दे आर मास्टर्स ऑफ सिंबलिज्म, दे आर वेरी गुड एट सिंबलिज्म। आप कभी भी देख लीजिए ऐसे लोगों को, दे नो कि किस सिंबल से कहाँ पे कनेक्शन जाएगा, दे नो कि आप किस जगह से उसे कनेक्ट करोगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो जैसे माँ लक्ष्मी है, उनका वाहन उल्लू है, राइट? और अगर हम ग्रीक मिथोलॉजी में जाएंगे तो अथीना का जो साथ जो एनिमल जुड़ा है वो भी उल्लू है। तो इफ आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई मे यूज उल्लू एज एज अ सिंबल बिकॉज इट कनेक्ट्स विद लक्ष्मी, इट कनेक्ट्स विद अथीना एज वेल। तो इस तरह की चीजें जरूर देखने में आती है। बाय द वे, इससे मुझे याद आया, वन ऑफ माई वेरी ब्यूटिफुल एंड डियर स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड मी कि मैं एक छोटा सा लाइव कोर्स बनाऊं, लाइव प्रोग्राम बनाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जो हिंदू सिस्टम है या जो इंडियन सिस्टम है और जो ग्रीक या रोमन सिस्टम है, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं हमारी देवी देवताओं के बीच में, हमारे कल्चर्स के बीच में, उसके बारे में वो बताने के लिए मुझे कह रही थी। अगर आपको ऐसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, if you would like to participate, please do let me know and I will definitely create a live program for you. By the way, do you know कि भारत में एक डेटी है मित्रावरुण के नाम से? Well, they are often considered two deities, लेकिन जो मित्र हैं, he has actually been very popular in the Greek system as well. And I'll tell you one thing, भारत में लिंग की पूजा होती है, राइट? शिव जी की लिंग रूप में पूजा होती है, लेकिन लिंग रूपी चीजों की पूजा करने का ये जो सिस्टम है, ये भारत से बाहर भी कई देशों में फैला हुआ था। इनफैक्ट इट वेंट एज फार एज आयरलैंड। तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, विच आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग, प्लीज डू लेट मी नो। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज तो नहीं कहूंगी, आई एम नॉट दैट एरोगेंट, बट information. So I have all these things with me and I can definitely share them with you and I'm pretty sure that you will be enriched, right? Anyway, मुझे PR एजेंट्स की जरूरत है।
ये लोग जो है इनको पीआर करना बड़े अच्छे से आता है, एंड आई होप सम ऑफ यू आर वाचिंग एंड आई होप सम ऑफ यू कैन डू माय पीआर बिकॉज आई रियली नीड इट। एनीवे, जोक्स अपार्ट, दे आर वेरी वेरी गुड एट पीआर। किसके बारे में कब कहाँ क्या बोलना है, किसी भी चीज को कैसे स्पिन करना है ताकि वो उन्हीं के फेवर में रहे, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। दे आर मास्टर्स ऑफ दैट। दे आर ऑल्सो मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज। इनफैक्ट राहु इन द 3rd हाउस जिसका होगा, केतु इन द 9th हाउस जिसका होगा, ऐसे लोगों को बड़े मजे आते हैं कि ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा हाइड करके रखें। 100% ये किसी के आगे खुलना नहीं चाहते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, you will never know 100% of things about them. They will never tell you. और वो conveniently काफी सारी चीजों को omit भी कर देते हैं, यानी आपको सच तो बताएंगे लेकिन पूरा सच नहीं बताएंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। ऐसा जो टेंडेंसी है वेरी कॉमनली सीन। इनफैक्ट जब केतु 9th हाउस में चले जाता है, इसकी वजह से ये लोग अक्सर अपना जो ज्ञान है उसको तो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड विद देयर ज्ञान, दे आर वेरी गुड विद थिंग्स। इनफैक्ट चीजें इनके लिए अचानक से हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कैसे, बट समथिंग्स जस्ट हैपेंड फॉर देम। ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो पटकथा थी ये इन्हीं के लिए लिखी जा रही थी। दे आर ऑफ्टन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। सही जगह पर सही समय पर कैसे होना है इनको पता होता है, और ये कभी कभार अचानक से रैंडमली ऐसी जगह पहुंच भी जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि यार आई नीड टू होस्ट अ पार्टी, और मुझे कोई मिल नहीं रहा, somebody वेरी समझदार एंड somebody who knows me well, पता नहीं क्यों कोई मेरे सामने नहीं आ रहा है, ऐसा मैं याद नहीं कर पाई, और अचानक से मुझे राहु इन द 3rd हाउस वाले व्यक्ति का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई वाज जस्ट कमिंग टू टाउन, कैन आई मीट यू। और मुझे याद आता है कि अरे दिस पर्सन इज वेरी गुड एट इवेंट मैनेजमेंट एंड इवेंट प्लानिंग, तो मेरी पार्टी क्यों ना यही व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर दे। एंड गेस व्हाट, द पार्टी हैपेंस, इट इज फैबुलस, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है बिकॉज दे वर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। बहुत बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि जब दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो इनका बड़ा फायदा हो रहा होता है। सो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाएंगे दूसरे का नुकसान करने के लिए, बट ऐसा कहते हैं ना कि वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। वेल, नो मैटर व्हाट योर ट्रैश, इट कैन ऑलवेज बिकम देयर ट्रेजर। शादी में मैंने देखा है कि अक्सर इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो ये शादी, बच्चे, कोई भी चीज जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो उसको लेकर अपना रवैया नॉर्मल या ट्रेडिशनल नहीं रखते। दे हैव नॉन ट्रेडिशनल व्यूज अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, ये बात अलग है कि ये एक ही चीज के पीछे लंबे समय तक पड़े नहीं रहते हैं। दे आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज फाइंडिंग द नेक्स्ट बिग थिंग, ऑलवेज मूविंग अहेड। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर अब ओवरऑल हम देखें, खैर अब बोलते बोलते मैं भी थक गई हूँ, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस अबाउट राहु इन द 3rd हाउस। फिर भी लेट्स स्टॉप इट हियर एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स समडे लेटर। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आप लोग साहसी और दुस्साहसी दोनों होते हो। सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाते हो। कब कहाँ पे क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, अक्सर ये आपको पता ही होता है। आप छोटे छोटे ग्रुप्स का हिस्सा बार बार बनते हो और हर ग्रुप को आप जीत कर बाहर निकलते हो। इसके साथ साथ ही धर्म का ज्ञान जो है वो आप लोगों में स्वाभाविक होता है और इसी वजह से आप लोग दूसरों से आगे भी निकल जाते हो। एक चीज और याद रखिए, आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है। यू हैव ग्रेट पावर टू रैशनलाइज एंड टू आर्ग्यू। तो जबरदस्ती किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है, राइट? एज लॉन्ग एज यू फॉलो दैट, आई होप थिंग्स विल बी गुड। एंड कभी और भी बात करेंगे राहु इन द 3rd और केतु इन द 9th के ट्रेड्स के बारे में। सो सी यू देन, बाय, टेक केयर।